चलो फिर दे मेरे को स्टार्ट दो। हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग फेज टेस्ट 1 का PBT का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप यू डिड वेल। अच्छा पेपर था। आई होप 3-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन को कैसे यूज़ करते हैं आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया आज, और अच्छा क्वेश्चंस सॉल्व किया आप लोगों ने और अच्छे रिजल्ट आया। लेट्स बिगिन द शो। तो बैलून इज मेड अप ऑफ मटेरियल सरफेस टेंशन S and its inflation outlet area is A and density is rho and radius is R। ये पूरी कहानी दी है, नीचे आपको डायरेक्टली लाइन लिखा हुआ है where T is the time। ओके, तो मैं MLT फॉर्म में लिखूँ m पावर 0 L पावर 0 T पावर 0 इज इक्वल टू सरफेस सम कांस्टेंट इंटू सरफेस टेंशन का होता है MT माइनस 2 होल पावर A दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, एरिया का होता है L स्क्वेयर होल पावर बीटा। देन डेंसिटी का होता है m L माइनस 3 होल पावर गामा, और रेडियस का होता है लेंथ पावर डेल्टा, लेंथ पावर डेल्टा। पावर्स को कंपेयर करना है, पहले मैं मास को कंपेयर करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में पावर है, लेफ्ट हैंड साइड है 0 है, राइट हैंड में अल्फ़ा प्लस गामा है, तो अल्फ़ा प्लस गामा आपका 0 होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर 4 वेरिएबल अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रायल एंड एरर या ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। तो मेरा पहला ऑप्शन दिख रहा है अल्फ़ा प्लस गामा 0 होना चाहिए, वो ऑप्शन चेक करो। अल्फ़ा 1/2 गामा माइनस 1 0 नहीं हो रहा है। अल्फ़ा माइनस 1/2 गामा माइनस 1 ऐड करने से 0 नहीं हो रहा। माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2 नॉन 0, तो 1/2 और माइनस 1/2, तो ये 0 हो रहा है। तो मेरा आंसर डी है। मैं इसको कोई सॉल्व करने की मेहनत नहीं करूँगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं, फिर भी हमने इसको सॉल्व कर पाया बाय ऑप्शंस। ओके, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सो एंड सो, तो आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा था, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो मैं इसको लिखूँ ऐसे, म्यू नॉट ऊपर है, उसको मैं एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूँ, तो नीचे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया, और हमारा फॉर्मूला C इक्वल टू 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ऐसा होता है। तो मेरे को ऊपर वाला टर्म जो है ये रूट ऑफ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लोगों तो 1/c हो जाएगा। C स्पीड ऑफ लाइट, C स्पीड ऑफ लाइट, और 1/एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/c। 1/एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली F इक्वल K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/एप्सिलॉन नॉट का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। तो इसको मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और लाइट को मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पर, मीटर यहाँ पर सॉरी, और सेकेंड ऊपर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए देखो थोड़ा सा यूनिट्स एंड डायमेंशन की हेल्प ले रहा हूँ। मीटर मीटर कैंसिल हो गया एक बार। अब देखो मेरे को बच रहा है जूल पर कुलम इंटू सेकेंड पर कुलम। जूल पर कुलम होता है वोल्ट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और कुलम पर सेकेंड होता है करंट। तो ये वोल्ट अपॉन करंट आ गया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। तो मेरा ये आंसर रेजिस्टेंस से मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई दो अलग अलग ट्रेन बस से यहाँ से कंटिन्यूसली निकल रही है। ये लोकेशन x, ये लोकेशन y। आपकी गर्ल यहाँ पर कोई बच्ची है, यहाँ पर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, 60 की स्पीड से उसकी बाइक चल रही है। बसेस की स्पीड अलग है, बस अलग से यहाँ से भी आ रही है v बस, ये v मान लेते v गर्ल, यहाँ से भी बस आ रही v बस। तो दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के आपने बोला कि इसको बस क्रॉस कर रही है हर 30 मिनट्स में, और इसको बस क्रॉस कर रही है सामने से हर 10 मिनट्स में। तो दोनों केस लेते, जब सेम डैश को सेपरेट करते हैं तो v बस माइनस v गर्ल इंटू 30 इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। सेम डिस्टेंस यहाँ से भी आएगा, तो v बस प्लस माइनस v गर्ल इंटू 10 मिनट्स दिया हुआ है आपको टाइम में, इक्वल टू डिस्टेंस। दोनों का इक्वेट कर देते हम लोग, तो कुछ रिलेशन इन दोनों में आ जाएगा। तो इक्वेट कर देते दोनों को, तो 10 में जाएगा 3 टाइम्स वी बी माइनस
3 टाइम्स वी जी इज इक्वल टू वी बी प्लस वी जी। इसको इधर लिया 2 VB इक्वल टू 4 VG, VB इक्वल टू 2 VG, मतलब वेलोसिटी ऑफ गर्ल का डबल होगा। वेलोसिटी ऑफ गर्ल आपको 60 दे दिया है तो 2 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ बस हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचो इसमें वेलोसिटी ऑफ बस तो आ गई, 120 तो एक ही ऑप्शन में है, तो मेरा आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया एक्चुअली। बट हम लोग टाइम भी निकाल के बताते हैं आपको कैसे निकालते, बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है। तो टाइम निकालने के लिए पहले डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 120 माइनस 60 इंटू 30, ओके। बट ये सारे स्पीड आवर में, तो इसको बाई 60 कर लो तो आवर में हो जाएगा। तो टाइम को भी 1/2 आवर्स लिख सकते हो। तो ये 60 हो गया, 60/2 30, तो 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस आ जाएगा आपका। 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस आ गया। अब आपको टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड ऑफ बस। डिस्टेंस है 30 बाई स्पीड ऑफ बस है 120, तो 1/4 आवर्स आ जाएगा, या इसको मैं 15 मिनट लिख सकता हूँ। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 15 मिनट 1/4 आवर्स। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नीट PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है रिसेंट ईयर 2025 में। चलो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ऐसा, t = x² + x। तो भाई dt/dx कर लो पहले, तो उल्टा सोचे बिना कर लो। x² का 2x + 1 है ना। अब इसको उल्टा कर दो, v = हो जाएगा 1/2x + 1, और एक्सेलरेशन होता है v dv/dx। इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो v का 1/2x + 1 है, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन -1/x² है, -1/2x + 1 होल स्क्वायर, और चेन रूल 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन 2। तो मेरा आंसर आ गया -2/2x + 1 होल क्यूब। सो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 100 grams is projected with velocity 20 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री एंगल, द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो प्रोजेक्टाइल ऐसे हो रहा है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी, ये तो 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 10 है, 60 डिग्री से। तो u की वैल्यू 20 cos 60 है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 1/2, मास कितना है 0.1 kg, v², मतलब 20 का स्क्वायर, 400 इंटू 0.1 40/2 20 जूल्स, ओके। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 0.1 इंटू 10 का स्क्वायर, ओके। 100 0.1 10 10/2 5 जूल्स। Therefore k final minus k initial minus k final is the drop 20 - 5 15 joules। अगेन स्टैंडर्ड और बहुत इजी क्वेश्चन, इस पर कुछ भी टफ बात नहीं है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। बॉडी वेट्स 48 न्यूटन, तो वेट होता है m × g। ये 48 न्यूटन है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें बॉडी ऑन द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको हाइट दे दी r/3, तो वहाँ ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा g × 1 + h/r होल स्क्वायर। तो वेट डैश क्या हो जाएगा, m × g डिवाइड बाई 1 + r/3, r और r कट जाएगा, तो ये 1/3 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 नीचे 9 ऊपर, इंटू mg जो है आपको 48 दिया हुआ है, तो 16 जाएगा 3 टाइम्स 27 न्यूटन। मेरा आंसर उस लोकेशन पे आ रहा है। तो मैं अगर r/3 हाइट पे चला जाऊँ तो मेरा 48 की जगह 27 न्यूटन दिखेगा। अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कोई टफ बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ये भी शायद नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी 2 बॉल्स A और B है, इक्वल है। पहले बॉल को इससे टच करा है, C बॉल जो सेम साइज़ का है, तो सेम साइज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस जब तक एग्जिस्ट नहीं करता तब तक चार्ज एक्सचेंज होता है। तो चार्ज दोनों का इक्वल हो जाएगा बिकॉज साइज सेम है।
तो इसका चार्ज Q था इनिशियली, इसका भी Q था, फाइनली इसका हो जाएगा Q/2 बिकॉज Q/2 वो ले गया। अब इसके पास Q/2 है, इसके पास Q है, अब इन दोनों का टच कराओ, टोटल चार्ज है Q + Q/2 3Q/2 मतलब 1.5 Q है। और ये दोनों एक्सचेंज करेंगे कब तक, जब तक दोनों के इक्वल ना हो जाए। तो दोनों के इक्वल हो मतलब आधा आधा बढ़ गया, तो 3Q/4 हो जाएगा। तो B के पास नया चार्ज हो जाएगा 3Q/4। अब ये फोर्स F थी जो था KQ²/d। अभी F' जो है वो KQ², Q मतलब Q/2 है, एक क्या है Q/2 है, दूसरा 3Q/4 है d² है। तो मैं इसको 3/8 टाइम्स इनिशियल फोर्स लिख सकता हूँ, KQ²/d² तो आ ही रहा है, इंटू 3/8 आ रहा है, तो 3/8 टाइम्स है फोर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सर्कल दिया हुआ है, पॉइंट O इज मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द, देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी, और वो होगी 2k λ/r साइन α/2। साइन अल्फा कितना है आपका, एंगल है 90, साइन अल्फा कितना एंगल है 90, साइन 90/2 साइन 45 हो जाएगा यहाँ पर। इस पूरे को E बोल दिया है। सेम लॉजिक से इस पोर्शन में होगा ऐसे, ये भी E होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहा है √2 टाइम्स E, बिकॉज ये दोनों 90 डिग्रीज पे है, ये दोनों 90 डिग्रीज पे है, राइट। तो √2E इज़ द आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्योरली वेक्टर्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का ही है इसके अंदर। चलो, तो आपको ये 2k λ/r फॉर्मूला नहीं आता तो भी आंसर कर सकते थे, है ना। डायरेक्शन तो इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल बिकॉज सेम चार्ज है, दोनों का वेक्टर सम करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दिया हुआ है, नेट फ्लक्स थ्रू ए वायर लेंथ 3 सेंटीमीटर्स, क्यूब लेंथ वायर पासेस थ्रू 2 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। 2 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब बोला है तो बॉडी डायगोनल पूछा गया, तो ये आपका शेप ऐसा होगा इसका, पहली बात तो अब सोचो यहाँ से वायर पास हो रहा है, इनफाइनाइट वायर है, ऐसे पास होके यहाँ से पास हुआ, अभी वायर ख़त्म नहीं हुआ, वायर तो इनफाइनाइट है। तो ये लेंथ अगर √3 है तो ये लेंथ हो जाएगा √3 टाइम्स A या साइड लेंथ A, तो ये √3 इंटू √3 हो जाएगा, मतलब 3 मीटर का हो जाएगा। ओके, √3 इंटू √3 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है। ओके, तो मेरा डायगोनल का लेंथ मेरा आ गया। आपको क्या पूछा गया, लैम्बडा दिया हुआ है, डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, तो चार्ज आ जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर, व्हाट विल बी द एक्स that are maximally displaced from each other, neglect the edge effects. okay, नेट फ्लक्स पूछा गया, फ्लक्स पूछा गया है, तो फ्लक्स होता है Q in बाय एप्सिलॉन नॉट। Q in के लिए लैम्बडा इंटू ये 3 सेंटीमीटर बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को 9 लेने को बोला है, लैम्बडा की वैल्यू भी 9 में दी हुई है, 2 है, 2 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 दी हुई है, 9 इंटू 10⁻9 दी हुई है, 10⁻9 दी हुई है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1/एप्सिलॉन की वैल्यू 9 दी हुई है, बट आपको 4π नहीं है तो आपने इसको क्या किया होगा, 4π से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा, 4π से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, तो इंटू 4π यहाँ पर भी आएगा। ओके, इंटू 4π यहाँ आएगा, और ये भी ऊपर आ जाएगा, सॉरी, बिकॉज 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की 9 10⁻9 है, तो इंटू 9 इंटू 10⁻9 लिख दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर -9 + 9 कट जाएगा, -9 + 9 कट जाएगा, बचा क्या, 2 3 = 6, 6 4 = 24, 24 इंटू 9 है, 24 इंटू 9, 24 10 = 240, 9 मतलब 216 आ जाएगा, 216 पाई इंटू 10⁻³ दिख रहा है मेरे को, है ना, 216, ये -2 है, सॉरी ये -2 है यहाँ पर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हमने, तो ये -2 है, तो यहाँ पर भी -2 आएगा, मतलब 2.16 पाई मेरा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 2.16 पाई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज़ द लेंथ रोटेटेड थ्रू स्लाइटली फ्रॉम इक्वल पोजीशन। तो देखो आपको डाइपोल पता है, डाइपोल ऐसा स्लाइटली हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है, यहाँ पर डाइपोल है, Q माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। अब इसको स्लाइटली घुमा दिया आपने, स्लाइटली ऐसे घुमा दिया तो इस पे फोर्स लगी QE, इस पे लगी QE, तो इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क लिखना हो तो ये अगर L लेंथ है, अगर ये लेंथ कितना दिया है, लेंथ टोटल L है, तो ये L/2 हो जाएगा। तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परमिशंस, फोर्स कितना है QE, परमिशंस कितना है L/2। ऐसा इसका भी आएगा सेम टॉर्क, इंटू 2 कर लेते है ना, और टॉर्क होता है I अल्फ़ा, टॉर्क होता है I अल्फ़ा। तो I कितना होता है mr², इसका मास कितना दिया, m दिया हुआ है, दोनों का मास m दिया हुआ है, तभी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है। ओके, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज L/2, L/2 का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स, बिकॉज इसका भी है सेम लॉजिक से। ओके, इंटू अल्फ़ा। तो आप देख सकते हो एक L/2 का स्क्वायर से एक L/2 कट जाएगा यहाँ पर। ओके, तो मेरा एक L/2 2 कट जाएगा, तो मेरे लिए टॉर्क का वैल्यू मतलब I अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू लिखना है आप लोग को, अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ 2 कट गया तो QE 2QE बाई ML बचा हुआ है, 2QE बाई ML बचा हुआ है, इंटू स्मॉल एंगल साइन थीटा, इंटू यहाँ पर थीटा आता था, इंटू थीटा साइन थीटा। ओके, तो आपका ये आपका आंसर आ गया। साइन थीटा को थीटा मान सकते, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज़ किया, तो अल्फ़ा आ गया आपके पास। तो अल्फ़ा को ओमेगा² इंटू थीटा लिख सकते हो। तो ओमेगा क्या हो गया यहाँ पर, ये पूरा टर्म √2QE बाई ML, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π बाई ओमेगा, तो इसको उल्टा कर दो ML/2QE। ऐसा ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं मानता, बट हाँ किया होता हो, एक लाइन का क्वेश्चन है, मतलब 2-3 बार किया होता, आपको याद ही होगा स्टेप्स कैसे करते, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्डली। यहाँ पर इस Q1 से इसका डिस्टेंस पहले 40 था, अभी भी 40 है, ये भी 40 बोला गया क्वेश्चन में। तो Q1 से पोटेंशियल चेंज नहीं हुई, तो चेंज जो हुई Q2 के कारण हुई, चेंज हुई Q2 के कारण। पहले डिस्टेंस था 50, 40 और 30 का स्क्वायर, बाद में डिस्टेंस है 10। तो आप क्या लिखोगे, वर्क डन पूछा गया, मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया। तो U इनिशियल है -G कैपिटल M स्मॉल m बाई अच्छा K मास है ना, अच्छा मास है तो K Q1 Q2 बाई R, K Q2 इंटू Q3 बाई R, R कितना है अपना 0.5 मीटर्स में। ओके, और U फाइनल आपका है K Q1 Q2 Q2 Q3 बाई 0.1 10 सेंटीमीटर इसलिए। अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू K Q1 Q2, K को K रख देते या 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देते, उन्होंने लिखा हुआ है इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 इंटू 1/0.1 माइनस 1/0.5, 0.1 is 10, 1/5 2, 10 minus 2 is 8, so 8 times Q2, 8 times Q2 into Q3 by 4 pi epsilon naught, Q3 by 4 pi epsilon यहाँ दिया हुआ, K की वैल्यू क्या आ गई आपको 8Q2 आ गई, 8Q2 आ गई। तो आंसर मेरा ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। चलो अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आगे अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। Which of the following option represent the variation of photocurrent with the property of light shown in the figure? तो photocurrent depends upon intensity and none of the above. Okay, photocurrent does not depend upon the incident frequency. Incident frequency कम हो तो शायद चालू ही ना हो, चालू होने के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से बढ़ेगा। इस लॉजिक को यहाँ पर ऑप्शन ए दिखा रहा है, फोटोकरंट और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन ए इज डेफिनेटली करेक्ट। फोटोकरंट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी गलत, फोटोकरंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कांस्टेंट है बोल रहे हैं, गलत है। फ्रीक्वेंसी से कोई लेन देन नहीं है।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लैम्बडा फोटोन बाय लैम्बडा इलेक्ट्रॉन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट। लैम्बडा फोटोन hc/e, एनर्जी सेम बोला गया, लैम्बडा इलेक्ट्रॉन h/√2me, डिवाइड कर लो लैम्बडा फोटोन बाय लैम्बडा इलेक्ट्रॉन, h और h कट गया, c नीचे आ जाएगा, है ना, सो c ऊपर ही रह जाएगा और ये √2me ऊपर आ जाएगा बाई e, तो ये √2 टाइम्स m/e नीचे आ जाएगा इंटू c, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर सी से मैच आंसर हो रहा है, c इंटू √2m/e, √2m/e। अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स। Assertion, photoelectric effect increasing the intensity of light, stopping potential increases। तो इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी से लेना देना होता है, इसका लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। रीजन पढ़ लेते हैं, इन द इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रेट ऑफ फोटॉन्स एमिटेड प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी, ये सही है। तो फॉल्स और ट्रू ऑप्शन में होना चाहिए, मेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन इज 3 अल्ट्रावोल्ट, द कलर ऑफ लाइट विल बी। तो भाई वर्क फंक्शन 3 है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो, लैम्बडा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 1240/3, इट इज़ अराउंड 420 के आसपास, 420 के आसपास, 410 415 के आसपास है, 415 के आसपास मान लेते हैं, ओके। तो 415 के आसपास अगर है नैनोमीटर में, तो विजिबल रेंज की लाइट की वैल्यूज होती है 400 से लेके 800, 380 से लेके 780 टू बी मोर प्रिसाइज। तो ये मोर अबाउट वायलेट ब्लू की रेंज में आ रहा है, तो कलर आपका कैसा होना चाहिए, वायलेट ब्लू की रेंज में होना चाहिए, जो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। बाकी सारे कलर्स इससे बड़े वेवलेंथ के, बड़े वेवलेंथ मतलब कम फ्रीक्वेंसी मतलब लेस एनर्जी मतलब एमिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली का वेवलेंथ ऑब्टेनिंग n इक्वल टू, ओके, तो 2πr n इक्वल टू n लैम्बडा, n की वैल्यू 2 दे दी है आपको, तो 2π बोर्स ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट का रेडियस दिया हुआ 0.052 नैनोमीटर, 0.052 इंटू n² n स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर बाई z मतलब 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 इंटू लैम्बडा। तो आप देख सकते हो एक 2 का तो मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ, ओके, तो भी बचा 4 इंटू पाई, 0.05 इंटू 4 इज 0.2 के आसपास, 0.2 इंटू पाई जैसा हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.2 इंटू पाई होता है 3.14, तो 3 इंटू 0.2 इज 0.6 के आसपास आंसर मेरा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो ये 0.67 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकुलर मास मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर, एफ इज कांस्टेंट फोर्स बोला गया, तो mv²/r इज सम कांस्टेंट k मान लेते हैं, फोर्स मान लो, ओके। v इज प्रोपोर्शनल टू k कांस्टेंट है, r पावर 1/2, ये एक रिलेशन आ गया। दूसरा बोर्स मॉडल mvr इक्वल टू nh/2π होता है, तो v को r पावर 1/2, तो ये r पावर 1/2 + 1 इज प्रोपोर्शनल टू n, या r पावर n 3/2 उधर जाके 2/3 हो जाएगा, r में 2/3 आना चाहिए, r में 2/3 आना चाहिए, तो 2/3 ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, बट बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। दूसरा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल r पावर 1/2, इसको 1/2 से डिवाइड कर लो, तो n पावर 1/3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी गलती हो सकती है कैलकुलेशन में, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू, लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब बाजू के स्टेट से कूद रहा है, बिकॉज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज़्यादा, लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम, तो 2 से 1 कूद रहा है लाइमन में, बालमन 3 से 2 कूद रहा है। पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। 1/λ लाइमन इज इक्वल टू 1/1² माइनस 1/2², r/z² लिखो ना लिखो रेशियो में घट जाएगा, 1/λ बालमर इक्वल टू 1/2² माइनस 1/3²। ये पॉइंट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे, है ना। कहाँ से कहाँ कूदा पता नहीं, तब क्या करोगे, है ना। आपको पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू बालमर, लाइमन को ऊपर लाना है, मतलब 2/1 करना है, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1, 2/1 करो तो
लैम्बडा लाइमन ऊपर, लैम्बडा बाल्मर नीचे, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 और ऊपर 5 हो गया, नीचे हो जाएगा 4 माइनस 1 3 बाई 4, ओके 4 4 गया, 5 बाई 27 मेरा आंसर आ रहा है। फाइव बाई 27 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। रेशियो ऑफ मास नंबर ए एंड रेडियस आर इज रिलेटेड टू, ये तो स्टैंडर्डली हमको पता है कि डेंसिटी जो होती है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए, रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1/3, ये पक्का है। बट डेंसिटी जो होती है उसमें मास अपन वॉल्यूम, मास में ए आता है, वॉल्यूम में आर क्यूब आता है, उसमें भी ए आ जाएगा, तो रेशियो में कट जाता है, तो इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको डेफिनेटली पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम वगैरह दिया हुआ है, सबका एनर्जी भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो 4 टाइम्स 7.04 माइनस 4 टाइम्स 1.1 आंसर आ जाएगा। 28 माइनस 4, 24 माइनस 0.4, 23.6 के आसपास आंसर दिखेगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पार्टिकल लोकेटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इक्वल डिस्टेंस बोला गया ओरिजिन से, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। एक पार्टिकल यहाँ है मान लो, इसको पार्टिकल आपने ए बोल दिया, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर कहीं पर बी, बट ये डिस्टेंस इक्वल है, याद रखना। बट ये दोनों कुछ परपेंडिकुलर बन रहा है ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको एक तो वैल्यू इक्वल है, ए और बी की वैल्यू इक्वल है, तो पहले मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल करते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4p का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ 2 स्क्वायर कट जाता है, तो बचेगा 9n स्क्वायर इक्वल टू 16p स्क्वायर, या n इक्वल टू p इक्वल टू कुछ रिलेशन आ सकता है। p इक्वल टू लिख सकता हूँ 9/16, या p इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3/4n, जहाँ p दिखे वो ये लिख सकते हो। दूसरा, ये दोनों परपेंडिकुलर बोला गया, राइट एंगल टू ईच अदर, तो a डॉट b इक्वल टू 0 होना चाहिए, a डॉट b इक्वल टू 0। तो 2 इंटू a का 2, इसका 2, 2 इंटू 2 4, a का है प्लस 3n, b का है -2, तो -6n प्लस a का है 2 और b का है 4p, 2 इंटू 4p 8p मस्ट p इक्वल 0। अब p की जगह 3/4 लगा दो, p की जगह 3/4n लगा दो, तो 4 माइनस 6n प्लस 8 इंटू 3/4 n मस्ट बी इक्वल 0। तो यहाँ से p स्क्वेयर आ गया आपको इस तरह से 16, यहाँ पर 9n स्क्वेयर 16p स्क्वेयर ना, 2 स्क्वेयर प्लस 3n का स्क्वेयर 9n स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 2 बार आ रहा है, दोनों में कट रहा है, 4p 16 स्क्वेयर, 3/4 सही है, 3/4 सही है। p इक्वल टू 3/4 इंटू n, ठीक है। a डॉट b 2 इंटू 2 4 सही है, प्लस 3n -2 -6n एंड 4 इंटू 2 8, 8p, 8 इंटू 24/4 6n। तो n की वैल्यू, कई कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, चेक कर लेते हैं। 2i 3nj 2k, 2i -2j 4pk, 2k 2 - 4p, थ्री n का स्क्वेयर करते हैं, मैग्नीट्यूड में सबका स्क्वेयर ही करते हैं, 16p स्क्वेयर, p इक्वल टू 3/8। तो इसका कैलकुलेशन करते, 1 मिनट चेक करते। डिस्टेंस आर इक्वल फ्रॉम द ओरिजिन, 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से डिस्टेंस दिखना हो तो 0 - 2 का स्क्वेयर, 0 - 3n का स्क्वेयर, 2k स्क्वेयर, ऐसा ही है। तो ये सही है, 3n 9n स्क्वेयर हो गया, 2 स्क्वेयर 2 बार कट गया, 16p स्क्वेयर आ गया, 3/n आ गया। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वापस चेक करते हैं, 2 2 4 -2 इंटू 3 -6n
प्लस 2 इंटू 4p 8p, ठीक है। p इक्वल टू आपको लिखना है 3/4, 2 3 6 6n 6n 0 हो गया, तो 4 इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता। डॉट प्रोडक्ट में कई गलती चेक करते एक बार। ओके यस, तो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस, तो ए और बी इक्वल डिस्टेंस पे रखे गए। तो आपको ये ओरिजिन दिया हुआ है, ओके। मान लो ये पार्टिकल यहाँ रखा गया, बी यहाँ पर कहीं पर रखा गया, और बोला गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर भी है, ये दोनों परपेंडिकुलर भी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोला गया है, तो स्क्वायर करके देखते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4p का स्क्वायर, 4p का स्क्वायर। तो यहाँ आपसे देख सकते हो 2 बार मेरा 2n स्क्वायर कट रहा है, यहाँ और यहाँ, तो मेरा 9n स्क्वायर इक्वल टू 16p स्क्वायर आ गया। p इक्वल टू 9/16n स्क्वायर है, ओके। p स्क्वायर है, यह n स्क्वायर है। रूट लेते हैं तो आपको आ जाएगा 3/4n, प्लस आर माइनस का साथ लीजिए इसमें, बस हो सकता है प्लस भी हो माइनस भी, हमको नहीं पता। अभी दूसरा परपेंडिकुलर है तो रूल होता है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0। ए डॉट बी को 0 करके देखिए आप लोग क्या आंसर आ रहा है। ए डॉट बी को 0 करके देखते हैं, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -6n प्लस p इंटू 4p इंटू 2 8p मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको प्लस 3/4 लेता तो -6n प्लस 6n करें 4 इक्वल 0, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। तो इसको -3/4 लेना ज़्यादा सही होगा। तो 4 - 6n -8 इंटू 3/4n इक्वल 0, ये गया 2 टाइम -6n -12n, 4 इक्वल टू 12n हो गया, n इक्वल टू 1/3 हो गया। तो n इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो n इनवर्स इज 3, दैट इज द आंसर, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ट्राइंगल के वर्टिसेस साइड a लेंथ पे है, या रखे गए मास, ओके। 3 आइडेंटिकल स्फीयर मासेस, ओके। तीनों का मास m है, यहाँ रखा गया, ओके। ऐसे रखे गए, 3 मासेस रखे गए। तो इन सब का व्हेन रिलीज दे ओनली मूव थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोलाइड आफ्टर t इक्वल 4 सेकेंड्स। कोलाइड होने का मतलब वो यहाँ पर सेंट्रॉइड पे पहुँच रहे होंगे, ऐसे ऐसे घूम के स्पाइरल होकर वहाँ गिर रहे, समान रहे, ओके। तो इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इंक्रीज टू 2a, मतलब इस साइड को मैं डबल कर दूँ, ऐसे कर दूँ डायग्राम को, है ना, साइड को डबल कर दिया आपने, ऐसा कुछ। तो ये साइड 2a कर दिया,
तो अभी कितने समय के बाद कोलाइड होंगे। तो इसका पहली बात तो रिलेशन आपके लिए थोड़ा ट्रिकी है। ये स्टैंडर्ड टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब वाला फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली, बट ये आपको नहीं पता है तो आप कैसे करोगे। आप यहाँ पर डिस्टेंस को ए मान लेंगे, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ऐसा क्यों है, बिकॉज टी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इज गिवन बाय केपलर्स लॉ, बट उस पर फॉर्मूला में आता है टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब आता है। आर इज ए हियर, तो ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, बट इसको अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ तो भी कर सकता हूँ, नहीं पता तो आपको यहाँ से टी इज प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2 बाई रूट एम, ऐसा मेरे को रिलेशन दिख रहा है। ये रिलेशन आप नहीं पता हो आपको, तो आप टी इज फंक्शन ऑफ जी पावर ए, मास पावर बी और रेडियस पावर सी मान के सॉल्व करो। तो इस तरह का फॉर्मूला का कॉन्स्टेंट्स बोले ना आए, पावर तो आ जाएगा, आपको आ जाएगा जी के पावर 0, मतलब ए की वैल्यू 0 आ जाएगी इसमें सॉल्व करोगे तो, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, सी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। टाइम MLT फॉर्मेट यूज़ करके सॉल्व करना है, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट, वरना ये फॉर्मूला डायरेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रिलेशन सेम बैठ जाएगा, टेक्निकली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट तो नहीं है बट फिर भी रिलेशन बैठ जाएगा। तो T2/T1, T1 कितना 4 सेकंड दिया हुआ है, R2/R1 रेडियस कितना कर दिया 2 है, 2a/a 2 टाइम्स हो गया, होल पावर 3/2, और दूसरा है लेंथ डबल हो गया, मास डबल हो गया, मास इज आल्सो डबल, तो 2 पावर 1/2। तो मैं इसको 2 पावर 2 लिख 3/2 माइनस 1/2 1 हो गया, 2 पावर 1 हो गया। तो T2 की वैल्यू 4 × 2 हो गया 8 सेकेंड्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्के मत लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेकेंड। ओके, 8 आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन आयन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n = 3 है, n = 3 पे एनर्जी आपको पता है -13.6 -3.4 -1.51, और n = 1 पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है -13.6। ये गैप होता है 12.1 का। ये गैप होता है 12.1 का। तो 12.1 का गैप पता है आपको, तो आपको ग्राउंड एनर्जी इज दिस मच, ग्राउंड एनर्जी चेंज कर दी, बट डिफरेंस तो जो भी चेंज हुआ ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन लाइक के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इंटू Z² मल्टीप्लाई हो जाता जाएगा, इंटू Z² मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखो ये एनर्जी गैप आपको कितना दिया, इंटू Z² होना चाहिए। तो 12.1 इंटू Z² मस्ट बी इक्वल टू 108.8, तो Z² इक्वल टू 108.8 बाई 12.1 इज अप्रॉक्सीमेटली 9, तो Z इक्वल टू 3 हो गया, Z इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका Z की वैल्यू 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है इसका। चलो आंसर है 3, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A star is 100% helium composition. It starts convert 3 helium into carbon. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीलियम कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में, तो मास डिफेक्ट इंटू C² इज द एनर्जी डेवलप। ओके, तो टोटल पावर आपको दे दिया है इसमें, इतना पावर दिया, पावर इज इक्वल टू ΔM इंटू C² बाई टाइम। तो यहाँ पर टाइम सेकेंड्स में लेना है आपको। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कितने सेकेंड इनवर्स है, कितने हीलियम एटम्स खत्म हो रहे हैं कार्बन कन्वर्ट। 3 हीलियम कन्वर्ट होके 3 टाइम्स हीलियम कन्वर्ट हो रहा है, 1 टाइम कार्बन बन रहा है। ओके, तो इस रिएक्शन का पहली वैल्यू यहाँ नंबर ऑफ टाइम पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, एक में तो इतनी एनर्जी नहीं आएगी, तो मास डिफेक्ट ऑफ 1 इंटू डेल्टा, तो n/t ले लेते पहले। यहाँ पे यह 5.808 इंटू मास डिफेक्ट कितना है, 3 मासेस है हीलियम के, 3 इंटू 4.0026 -12 कार्बन का स्टैंडर्ड है, इंटू C², या मैं 931.5 नहीं लिख, 931.5 लिख के 1.6 10⁻³ लिख दूँ तो भी चलेगा, है ना।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से n/t की वैल्यू आपको आती हुई दिखेगी, अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन लंबा है मानता हूँ, ये सब इधर लेके आओ। तो ये 12 - 12 ही है, 0.078 आ रहा है, 26 इधर 78 है, 0.0078 इंटू 931.5 इंटू 1.6 यहाँ आ गया, और ऊपर आ जाएगा 5.808 -13 ऊपर जाके +13 हो जाएगा। ओके, ये सब में मास डिफेक्ट आपको इतना आ रहा है। अरे, और ये आंसर में इंटू 10⁻30 भी है, इंटू 10⁻30 भी है, तो +30 भी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 42 के पास पावर आ रहा है और ये 5 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1/2 आएगा तो 5 आएगा। तो 5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻43 और 5 इंटू 10⁻42 इज़ द आंसर, ऐसा लग रहा है। ये n/t हुआ, नंबर ऑफ रिएक्शंस, ये समझना इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्शंस पर सेकेंड। क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीलियम टू कार्बन। तो एक रिएक्शन में कितने कन्वर्ट हो रहे हैं? 3। तो नंबर ऑफ हीलियम्स कन्वर्टेड टू कार्बन पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 10⁻42, मतलब 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 5 इंटू 10⁻42, तो 15 इंटू 10⁻42 है। आपको ब्लैंक में 15 की जगह भरनी है, तो n की वैल्यू कितनी है? 15 है, n की वैल्यू 15 है, दिस इज द आंसर। ओके, 15 इज द आंसर, 15 इज द आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा मतलब बहुत कैलकुलेटिव है। ओके, बट आप कर सकते थे थोड़ा टाइम निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म कार्बन, ये सेम क्वेश्चन लग रहा है पीछे सा। एटॉमिक मास इज, तो हमने देखा 3 न्यूक्लिया कन्वर्ट हो रहा है, मास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया। ओके, तो न्यूक्लिया का मास 4.0026, इक्वेशन सेम है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ वापस, -12 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही कन्वर्ट करना है। एनर्जी कितनी रिलीज हुई है? तो ये 0.0078 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए और आपको आंसर आएगा 7.26274 टाइप आंसर आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इंटू 10⁻² करके बोलने का बोला है। इंटू -2 करने का मतलब क्या हुआ? 727 इंटू 10⁻² मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। तो नियरेस्ट आंसर इसका 727 एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा। तो 727 इसका राइट आंसर हो जाएगा। So this is your final answer. So this brings us to the end of this solution. I hope you enjoyed this session. Have a great day. Bye bye.